morning everyone, I am Priti Sharma. You all are welcomed to my YouTube channel. Today I am teaching chapter 5 of science subject of class 6th. The chapter is separation of substances. Separation of substances का मीनिंग क्या होता है? पदार्थों का पृथक्करण. Separation means पृथक्करण और substances means पदार्थ. Substances मीन्स बहुत सारे पदार्थ या पदार्थों. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण. पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना या पृथक करना. अलग करना या पृथक करना. किसी भी मिक्सचर से या किसी भी मिश्रण से किन्हीं दो पदार्थ या तीन पदार्थों को जब हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण. तो आज हम इस चैप्टर में किसी मिक्सचर में से या किसी मिश्रण में से दो सब्सटेंसेस को अलग करने जा रहे हैं. अब व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का हिंदी मीनिंग होता है मिश्रण, और मिश्रण का मीनिंग होता है कि जब कोई दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस बिना किसी रेशियो के, बिना किसी अनुपात के, बिना किसी फिक्स्ड अनुपात के जब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. जैसे आपने बाज़ार से नमकीन मिक्सचर लेकर आते हैं तो उसे आप मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं और वो सब्सटेंस कि बिना किसी रेशियो के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स ये इतना है और वो उतना है, बिना किसी रेशियो के वो मिक्स रहते हैं. जैसे उसमें नमकीन होती हैं, मोठ होते हैं, मूंगफली होती है, वेफर्स होते हैं, मक्के के वेफर्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें मिले हुए रहते हैं, उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं. और इस मिक्सचर में से जब हम किन्हीं भी सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. और ये जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ये बहुत सारी मेथड से किया जाता है. वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. पदार्थों का पृथक्करण हम बहुत सारी विधियों से करते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इन मिक्सचर में से, इस मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने की? क्यों हम किसी मिश्रण में से पदार्थों को अलग करते हैं? उसके तीन कारण हो सकते हैं. Why do we need of separation of substances? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की आवश्यकता क्यों होती है? हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके तीन कारण हो सकते हैं. पहला कारण है टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस. उसमें से हम किसी हानिकारक सब्सटेंसेस को अलग करना चाहते हैं तो हम इसे अलग करने की प्रोसेस का यूज़ करते हैं, हम किसी मेथड का यूज़ करेंगे. उसी तरह से यदि हम किसी नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने जा रहे हैं, किसी मिश्रण में से अनुपयोगी पदार्थों को हटाने के लिए भी हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, या इनमें से किसी एक मेथड का यूज़ करेंगे. उसी तरह से टू ऑब्टेन टू यूज़फुल सब्सटेंसेस सेपरेटली, जब हम किसी मिश्रण में से दो यूज़फुल पदार्थों को अलग अलग करते हैं, दो उपयोगी पदार्थों को अलग अलग करते हैं, इसके लिए हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है. मीन्स पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है. जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस. हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा अपने घर में अपने बड़ों को गेहूं बीनते हुए, या अपनी मदर को किचन में दाल या चावल बीनते हुए, साफ़ करते हुए, आपने उसे देखा होगा कि वो थाली में ले करके उसको इस तरह से करते हैं और उनमें से कोई छोटे छोटे कंकर या कोई इंसेक्ट या कोई दूसरा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसे वो अपने हाथ से हटा देते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, कंकड़ पत्थर यदि हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो हमें पथरी जैसी डिजीज़ हो जाएगी, स्टोन डिजीज़ हो जाएगी. इसलिए वो सब्सटेंसेस क्या हुए हमारे लिए? हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, और उनको हटाना ज़रूरी होता है. तो ये भी एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आ जाता है कि हम हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए किसी पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे या यूज़ करेंगे. उसी तरह से टू रिमूव नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस, यदि हम किसी मिश्रण से
सब्सटेंसेस को अलग करते हैं तो हम उसमें एक पदार्थ ऐसा होगा जो हमारे लिए अनुपयोगी होगा, जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे आपने सुबह सुबह चाय, अपनी मदर को चाय छानते हुए देखा होगा। जब चाय उसमें बन गई, अब चाय पत्ती जो कि अभी कच्ची है, चाय में डालने से पहले उपयोगी है, लेकिन जब आपने उसे इस कंटेनर में डाल दिया है, यहाँ पर वो चाय पत्ती बॉईल हो गई, उसका सारा एक्सट्रैक्ट उस वाटर में आ गया। अब वो पत्ती क्या हो गई, हमारे लिए अनुपयोगी हो गई, क्योंकि जो हमें एक्सट्रैक्ट, उसका रस जो हमें चाहिए था वो हमारे पानी में आ गया है। अब उसके बाद जो पत्ती उसमें है वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो अनुपयोगी है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम जब चाय छाननी से छान करके अलग कर देते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब चाय पत्ती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, यदि हम इसे खा भी लें तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम उसे हानिकारक पदार्थों में नहीं लेंगे, क्योंकि हम उसे खा सकते हैं। लेकिन हम खा भी लेंगे तो हमें उससे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, अनुपयोगी है, इसलिए वो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगी। और अनुपयोगी पदार्थ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चाय छलनी का उपयोग करेंगे और उस एक्सट्रैक्ट को, वाटर को, उस चाय को हम अलग कर लेंगे और उस चाय पत्ती को, उस टी लीव्स को हम उसमें चाय छलनी में ही रहने देंगे और उसे हम फिर फेंक देंगे। तो चाय पत्ती हमारे यहाँ पर क्या है, अनुपयोगी पदार्थ है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस है। अब हम देखेंगे थर्ड, टू ऑब्टेन टू यूजफुल सब्सटेंसेस सेपरेटली। जब हम दो उपयोगी पदार्थों को अलग अलग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा दूध या दही से जब मक्खन और छाछ बनाया जाता है तो मक्खन और छाछ को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस होती है चर्निंग, उस चर्निंग के द्वारा मक्खन और छाछ को अलग कर लिया जाता है। अब मक्खन और छाछ दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इसलिए, लेकिन जब वो दोनों दूध या दही में पहले मिक्स्ड फॉर्म में थे तो वो हमारे लिए मिक्सचर था, और उस मिक्सचर में से हमने बटर को और बटर मिल्क को हमने अलग कर लिया है। इसे हम क्या कहेंगे कि हमने दो उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए, किसी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमने किसी मेथड का यूज़ किया है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमने कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना है मिक्सचर में से किसी भी पदार्थ को अलग करने के लिए। ठीक है, ये है हमारे इस चैप्टर के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स, जिसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन मीन्स पृथक्करण की विधियाँ, कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम किसी मिश्रण से दो घटकों को या टू कंपोनेंट्स को या टू सब्सटेंसेस को, दो पदार्थों को अलग कर सकते हैं। पहली मेथड है हमारी हैंड पिकिंग, जिसका हिंदी मीनिंग है हस्त चयन। हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त का मीनिंग होता है हाथ, हैंड का मीनिंग होता है हाथ। पिकिंग, पिकिंग मीन्स उठाना या चयन करना। तो जब हम हाथ से उठा करके किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं उस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग, हस्त चयन। हाथों से चयन करके दाल, गेहूं, चावल बीनते समय या कुछ भी जब हम थाली में लेकर या किसी बर्तन में लेकर उसे हम बीनते हैं या उसे हम अलग करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसे हम जब हाथ के द्वारा करते हैं तो उसे हम कहते हैं हस्त चयन। सेकंड है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मीनिंग क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि खेतों में फसल उगती है और फसल में सपोज गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल है, और जब वो गेहूं सूखे पौधों की डंडियों में कटाई के बाद ये पौधे की डंडियों में इस तरह से गेहूं, हर दाना, गेहूं का हर दाना इस तरह से लगा हुआ रहता है, इन डंडियों में छिलके सहित लगा हुआ रहता है। तो इस सूखे पौधे की डंडी से जब हम इस अनाज के दाने को, गेहूं के दाने को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। पहले इसे हाथ से जमीन पर पीट पीट कर, बाय द बीटिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक मीन्स पौधे की डंडी जिसमें से हम गेहूं के दानों को अलग करने जा रहे हैं। जब हम इस स्टॉक को बीट करके, पौधे को पीट पीट कर किसी पत्थर पे पटक पटक कर अलग करते थे, आजकल मशीन आ गई है और इस मशीन की हेल्प से हम इस पौधे में लगे हुए अनाज को अलग करते हैं इस पौधे की डंडी से। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, विनोविंग, विनोविंग का मीनिंग होता है निष्पावन। निष्पावन मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं पटकना। जैसे हमने थ्रेशिंग प्रोसेस से
गेहूं के दाने तो अलग कर लिए, अब उन गेहूं के दानों में बहुत सारे इनके छिलके भी रह जाते हैं। अब ये जो छिलके होते हैं गेहूं के, वो बहुत हल्के होते हैं। उन छिलकों को हम हवा के द्वारा, क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो हवा की सहायता से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। तो विनोविंग मतलब फटकना। आपने देखा होगा थाली में लेकर भी उसको यूं यूं फटकते हैं इस तरह से, तो उससे क्या होता है, जो हल्का कचरा होता है वो बाहर की ओर उड़ करके गिर जाता है। इसी तरह से विनोविंग में भी एक लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी के पदार्थ से बना हुआ एक सूपड़ा होता है, इसे सूप या सूपड़ा अलग अलग चीज़ कहते हैं। इस सूपड़े में इस गेहूं के दानों को रख करके और उससे जोर जोर से फटका जाता है, उसे हम विनोइंग कह सकते हैं। इसी खेतों में एक और प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपने अपनी बुक में एक पिक्चर देखी हुई है जिसमें एक लेडी किसी स्टूल पर, एक महिला किसी स्टूल पर खड़ी है और वो गेहूं को ऊपर से गिरा रही है। और यहाँ पर हम तो पंखा लगा सकते हैं, टेबल फैन लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि जो हल्का कचरा होगा वो दूसरी तरफ ढेर बना लेगा, उड़ करके दूसरी तरफ जाएगा, और जो भारी दाने होंगे गेहूं के वो एक तरफ आपके इस ओर गिर जाएंगे। तो उसके दो ढेर लग जाएंगे, भारी दानों का ढेर आपके पास में लगेगा और जो हल्के छिलके हैं वो दूर जाकर गिरेंगे, उनका ढेर अलग लग जाएगा। इस तरह हमने क्या किया कि गेहूं और गेहूं के छिलकों में से गेहूं को अलग कर लिया और छिलकों को अलग कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विनोइंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग का मतलब होता है चालन या चालना। आपने आटा छानते हुए देखा होगा घर में, तो जो आटा छाना जाता है वो प्रोसेस सीविंग कहलाती है। सीव विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव का मतलब होता है चलनी। सीव का क्या मतलब होता है, चलनी। ये जो चलनी होती है, आटा चालनी या कोई और भी चालनी में आप काम में ले, दलिया भी छान सकते हैं, दाल भी छान सकते हो, चावल भी छान सकते हो। तो सीविंग का मतलब होता है चालन। जब हम किसी को छान करके अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम पढ़ेंगे कि जब कोई भारी मटेरियल को, हम किसी भारी पदार्थ को पानी में डालते हैं तो वो यदि वो उसमें घुलते नहीं हैं तो वो नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं, और उसमें जो हल्का कचरा होता है वो पानी में आ जाता है और उस पानी को हम अलग कर देते हैं, इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसे भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में जो हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस साथ साथ चलती है हमेशा। सेडिमेंटेशन में जो हेवियर पार्टिकल्स हैं, जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण हैं वो पानी में आ जाते हैं, और जब हम पानी से उसको अलग करते हैं, जब हम पानी को अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं अवसादन और डिकेंटेशन को हिंदी में कहते हैं निस्तारण। ठीक है, इसे भी हम डिटेल में विद प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। फिर है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब कि फ़िल्टर करना या छानना, जिसे हम हिंदी में या साइंस की भाषा में निस्यंदन कहते हैं। वैसे ये प्रोसेस भी छानना ही कहलाती है, लेकिन इसे फिल्ट्रेशन का शुद्ध हिंदी मीनिंग निस्यंदन होता है। इसमें हम फिल्टर पेपर की हेल्प से, फिल्टर पेपर में अभी आपको बताऊंगी, फिल्टर पेपर की हेल्प से दो कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, लेकिन उसमें एक लिक्विड होना चाहिए और दूसरा सॉलिड होना चाहिए। एट्थ प्रोसेस है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पन। इससे हम कई सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन उसे ही हम अलग कर सकते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, जो पानी में घुल सकती है। जैसे नमक समुद्र में होता है और समुद्र का पानी इतना खारा होता है क्योंकि उसमें नमक बहुत अधिक अमाउंट में घुला हुआ होता है। तो यही नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। जब हम पानी को इवेपोरेट कर देते हैं या उसे हम वाष्पित कर देते हैं तो नमक बच जाता है। इस प्रोसेस को भी अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में पानी भाप बन जाता है, लेकिन कंडेंसेशन में जब भाप वापस पानी बन जाता है, जिसे हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कोई वेपर, कोई भाप पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इससे भी हम कई सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसके 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा में हैं। इस मेथड्स के अलावा हमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। जब हम किसी मिक्सचर में से 2 या 3 कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, 2 या 3 पदार्थों को, सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, तो हम उसमें एक से अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसी में हम हैंड पिकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, विनोविंग का भी यूज़ कर सकते हैं, सीविंग का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गेहूँ साफ़ करना। जब खेतों से गेहूँ घर के अंदर आता है तो उसमें
सबसे पहले हम उसे विनोइंग कर सकते हैं, उसे फटक सकते हैं, फटक करके उससे सारा हल्का कचरा हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें सीविंग कर सकते हैं। अब उसमें जो बारीक पार्टिकल्स हैं जिन्हें धूल के कारण उन्हें अलग करना है तो हम उन्हें छान कर अलग कर सकते हैं। फिर हम उन्हें, यदि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो हम उसे सेडिमेंटेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। उन गेहूँ को धो करके हम उन गेहूँ को बहुत बड़े पानी के ड्रम में या बाल्टी में डालेंगे तो उससे गेहूँ तो नीचे सेटल हो जाएंगे और जो मिट्टी है, जो धूल है, वो पानी में आ जाएगी और फिर हम उस पानी को अलग कर देंगे तो गेहूँ जो नीचे सेटल हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे। और डिकेंटेशन से हम उस पानी के जो ऊपर कचरा, जो धूल के कण आ गए हैं, उस प्रोसेस को अलग कर देंगे। तो सेडिमेंटेशन का भी यूज़ हो रहा है और डिकेंटेशन का भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी मिक्सचर में से कई सारे कंपोनेंट्स को, चाहे वो हार्मफुल हो या नॉन यूज़फुल हो, अलग करने के लिए हम एक से अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इसे भी हम अभी इस चैप्टर में इस आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? हम इसके लास्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि हम पानी में जब किसी सॉल्युबल सब्सटेंस को, घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं तो क्या वो किसी भी अमाउंट को, मतलब कितना भी सब्सटेंस वो घोल सकता है। जैसे हमने पानी लिया और उसमें शक्कर डालते गए, घोलते गए, तो क्या हम कितनी भी शक्कर को घोल सकते हैं? नहीं, जितना अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें घोलना होता है, हम उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के हमारे ये मुख्य बिंदु थे जिन्हें हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर की ये हमारी पहली मेथड है, पहली विधि है जब हम किसी मिश्रण से किसी कंपोनेंट को या किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं। पहली मेथड है हमारी, पहली विधि है हैंड पिकिंग या हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, हाथों के द्वारा जिसका चयन किया जाता है या हाथों के द्वारा जब हम किसी एक सब्सटेंस को उठा करके, पिक करके अलग कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। डेफिनेशन क्या है इसकी? फ्रॉम अ मिक्सचर वन सब्सटेंस इज सेपरेटेड बाय हैंड्स। जब हम किसी मिश्रण से किसी एक सब्सटेंस को हाथों के द्वारा अलग करते हैं, इट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। किसी मिश्रण में से एक पदार्थ को हाथों के द्वारा अलग किया जाता है, उसे हस्तचयन कहते हैं। हैंड पिकिंग मैथड इज़ यूज्ड व्हेन। अब हम हैंड पिकिंग का यूज़ क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसके लिए हमारे पास तीन बातें हैं। तीन बातें क्या होनी चाहिए कि यदि कोई दो सब्सटेंस, दो पदार्थ मिक्स हो गए हैं या मिक्स्ड हैं तो उस मिश्रण में से यदि एक सब्सटेंस का साइज़ बड़ा हो और वो इजीली हमें दिखाई दे रहा हो दूसरे के कंपैरिजन में, तभी हम उसे अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं के अंदर कंकर के साइज़ बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो वो फटाफट हमारे हाथों से निकल जाते हैं। इसी के साथ मान लो यदि चावल में चने मिक्स हो गए हैं या चने की दाल मिक्स हो गई है तो चने की दाल जो है वो चावल की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी है, तो हम उसे भी हाथों से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो हमें एक सब्सटेंस के कंपैरिजन में बड़ी दिखाई दे रही है, इजीली दिखाई दे रही है, इससे हम उसे अलग कर सकते हैं। दूसरा है वन सब्सटेंस इज लेस इन क्वांटिटी। यदि किसी मिश्रण में दो सब्सटेंस, दो पदार्थ आपस में मिक्स हो गए हैं लेकिन हम उसे हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं, कब? जब एक सब्सटेंस कम मात्रा में हो और एक सब्सटेंस अधिक मात्रा में हो, तो कम मात्रा वाले को हम हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं क्योंकि कम मात्रा होगी तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा जो सब्सटेंस है जिसे हम हटा रहे हैं, हैंड पिकिंग कर रहे हैं, वो कम मात्रा में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि व्हेन वन सब्सटेंस इज फिजिकली डिफरेंट। जब दो सब्सटेंस किसी मिक्सचर में मिक्स हैं तो उसमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दिखने में अलग होना चाहिए। जब वो दिखने में अलग हो, जब वो दिखने में अलग होगा तभी तो हम हैंड पिकिंग कर सकेंगे। यदि दोनों सब्सटेंस एक जैसे दिखाई दे रहे हों तो निकालना, उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये देखा होगा आपने, गेहूं में जो कंकर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं या दूसरे ब्राउन कलर के होते हैं, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, और फिजिकली डिफरेंट होते हैं, वो गोल होते हैं, है ना, तो हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये तीन बातों का ध्यान रखना। ये हैंड पिकिंग हम तभी कर सकते हैं जब एक सब्सटेंस का साइज बड़ा हो, दूसरे का छोटा हो। दूसरा, एक सब्सटेंस कम मात्रा में हो, दूसरा अधिक मात्रा में हो, तो कम मात्रा वाले से हम हैंड पिकिंग
थ्रेशिंग कर सकते हैं। तीसरा, जब दो सब्सटेंस मिले हुए हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने में हो, जैसे कि चावल में चने की दाल, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं। या किसी एक दाल में किसी दूसरी दाल का मिक्स हो जाना, वो दिखने में अलग हैं तो हम उन्हें भी अलग कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन हैं जो आपको हैंड पिकिंग के लिए यूज़फुल होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह यह महिला गेहूं बीन रही है, गेहूं में से कंकड़ पत्थर उठा रही है। इसी प्रोसेस को हैंड पिकिंग या हस्तचयन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। मेथड है हमारी threshing. Threshing means the process that is used to separate grain from stalks. It is called threshing. जब सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। जब फसल उगती है और फसल उगने के बाद उसकी कटाई हो जाती है और कटाई होने के बाद उसे कई दिनों तक धूप में रखा जाता है उन अनाज को, उन गीली फसल को सुखाने के लिए। और जब वो गीली फसल पूरी तरह से सूख जाती है, उन अनाज के ऊपर छिलके होते हैं, वो डंडियों में लगे हुए होते हैं अनाज छिलके सहित, तो उन डंडियों को और उन छिलकों को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। स्टॉक मीन्स वो सूखी डंडियाँ जिसमें वो अनाज या वो बीज, वो गेहूँ, चावल, दालें जो लगी हुई हैं उसके अंदर, उसमें वो स्टॉक कहलाता है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं उन्हें अलग करते हैं। गेहूँ चावल क्या है? बीज है पौधे का, है ना, तो उन्हें अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। अब ये जो थ्रेशिंग प्रोसेस होती है वो 3 प्रकार से की जाती है। थ्रेशिंग मेथड इज यूज्ड बाय, थ्रेशिंग विधि का उपयोग किया जाता है बाय बीटिंग स्टॉक्स ऑन द स्टोन, स्टोन पर उन सूखे डंडियों को, पत्थर पर पौधे की डंडियों को पटक पटक कर उनको, आपकी बुक में इसका डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, जिसमें एक आदमी उस पौधे की डंडियों को पत्थर पर पटक रहा है, जिसे हम कहेंगे बाय बीटिंग स्टॉक्स ऑन द स्टोन्स। पटकने से क्या होगा, जो छिलके हैं, जो सूखा डंडियां हैं वो अलग हो जाती है और बीज सारे अलग हो जाते हैं। लेकिन अब इतना सारा होता है, फसल बहुत सारी होती है, इतने सारे पौधे होते हैं, उन सबको एक एक को अलग करने में थोड़ी एक एक व्यक्ति यदि पटक के करेगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा, उसका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए फिर बुलॉक्स का यूज़ होने लगा। बेलों की सहायता से बेलों को उन पौधों के ऊपर, उन डंडियों के ऊपर इस तरह से चलाते हैं, वो पौधे जैसे जैसे चलते हैं उन पर वजन पड़ता है और उनसे वो बीज अलग हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस भी लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए थर्ड प्रोसेस, आजकल मशीन्स आ गई हैं और उन मशीन की सहायता से उन बीजों को उन सूखी डंडियों से अलग किया जाता है। तो 3 प्रकार से किया जाता है, पत्थर पर पटक कर, दूसरा बेलों की सहायता से और तीसरा मशीन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक आदमी सूखे पौधों की डंडियों को, जिसमें अनाज के दाने लगे हुए हैं, पत्थर पर पटक कर उन अनाज के दानों को अलग कर रहा है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, परंतु आजकल नई मशीन्स आ गई हैं। इस मशीन को कॉम्बाइन कहा जाता है क्योंकि ये फसल कटाई के साथ साथ दानों को अलग भी करती जाती है। मीन्स इस कॉम्बाइन मशीन से थ्रेशिंग प्रोसेस भी हो रही है और हार्वेस्टिंग भी हो रही है, इसलिए इसे कॉम्बाइन कहा जाता है और इसे हम थ्रेशर भी कहते हैं। ये हमारी थर्ड मेथड है विनोइंग, निष्पावन इसका हिंदी नेम है, और इसे हम फटकना भी कहते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से हस्क, ग्रेन मीन्स जो हमारे सीड्स हैं, जैसे गेहूँ हैं, चावल हैं, दालें हैं, उनसे हस्क को, हस्क मीन्स जो भूसा है उसके ऊपर जो छिलका है, हल्का जो कचरा है, पत्ती, सूखी डंडियाँ हैं, उन्हें अलग करने की प्रोसेस को, जो किसकी हेल्प से की जाती है, एयर की, विंड की, या ब्लोइंग एयर, चलती हुई हवा, या विंड जो पवन चल रही है उसकी हेल्प से जब हम किसी ग्रेन से, किसी भूसे को अलग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। हवा या पवन की सहायता से अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। अब निष्पावन अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप इसे याद रखो, पवन से बना है पावन। अब पवन का यूज़ कर रहे हैं हम इस मेथड में पवन की सहायता से या हवा की सहायता से हम अनाज से भूसे को अलग कर रहे हैं, तो उसका नाम इसीलिए हमने क्या रखा है, निष्पावन। निष्पावन से आप पवन याद रख लेना और इससे आपको इसका नेम इजीली याद हो जाएगा कि अच्छा, निष्पावन वो मेथड है जिसमें हवा की सहायता से पार्टिकल को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग किया जाता है। हवा की सहायता से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग किया जाता है। लेकिन हवा कब सहायता करेगी? हवा सहायता करेगी जब हमारा एक पदार्थ
इतना हल्का हो कि वो हवा में उड़ सके, ठीक है ना। तो वही वहाँ पर हम उसी जगह हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं जहाँ एक सब्सटेंस बहुत हल्का हो और दूसरा सब्सटेंस बहुत भारी हो। विनोविंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन, इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? वन सब्सटेंस इज लाइटर देन अनदर सब्सटेंस, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से हल्का हो, और हल्का भी कितना हल्का होना चाहिए कि जब हवा चले तो वो उड़ सके। तो ये मेथड क्या कहलाती है? विनोविंग मेथड। आपकी बुक में भी इसका डायग्राम दे रखा है। एक महिला जो कि ऊपर चढ़ी हुई है, वो हवा में गेहूँ फटकार रही है, डाल रही है, और जिसमें जो हल्का कचरा है वो बाहर की ओर अलग एक ढेर बना रहा है, और जो गेहूँ के दाने हैं वो भारी है, वो अपना ढेर अलग बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विनोविंग कहते हैं। आप खुद भी एक गतिविधि कर सकते हो जो आपकी बुक में दी हुई है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक मिट्टी लेना है, मिट्टी सभी जगह अवेलेबल है। उस मिट्टी में आपको सूखी पत्तियां, जो कि आपको आराम से पेड़ों के नीचे मिल सकती हैं, उन ट्री लीव्स को, उन सूखी पत्तियों को आपको लेना है और उनका बारीक पाउडर करना है। बारीक पाउडर करने के बाद उसे आपको मिट्टी में मिला देना। फिर आप एक कंटेनर में, एक बर्तन में लेकर ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहां हवा चल रही हो, या हवा नहीं चल रही है तो आप फैन के नीचे खड़े हो जाएं, पंखे के नीचे खड़े हो जाएं। फिर आप उस कंटेनर से उस मिट्टी को ऐसे डालें। डालने पर क्या होगा कि जो सूखी पत्तियों का चूरा है, जो पाउडर है, वो अब हवा से उड़कर अपना एक ढेर अलग बना लेंगी, और जो सूखी मिट्टी है वो एक ढेर इस तरफ बनाएंगी। ऐसे आपको दो ढेर मिल जाएंगे, एक तो मिट्टी का ढेर मिलेगा और एक सूखी पत्तियों का ढेर मिलेगा। इस तरह आपने क्या किया? विनोइंग की हेल्प से दो सब्सटेंस को अलग कर दिया। आपने मिक्सचर किसका बनाया था? ट्री लीव्स का, सूखी पत्तियों का और मिट्टी का बनाया था। उस मिश्रण में से आपने दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक महिला सुपड़े की सहायता से किस तरह गेहूँ फटक रही है, और इस प्रक्रिया में हल्के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और भारी पार्टिकल जैसे गेहूँ एक तरफ रह जाते हैं। इस प्रोसेस को विनोइंग या निष्पावन या फटकना कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। ये हमारी फोर्थ मेथड है सीविंग, इसे हिंदी में कहते हैं चालन। डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सीव। सीव का मतलब होता है चालनी या छन्नी। जो आपने देखा होगा, जब आपके घर में गेहूं आए होंगे तो उसे आपके घर के लोगों ने उससे छानना शुरू किया होगा, या चलो गेहूं छानते हुए भी देखा होगा। उसके अलावा आपने आटा छानते हुए देखा होगा अपने मदर को किचन में, है ना। तो आटा क्यों छानते हैं? और आटा छानने से क्या होता है? आटे में कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। जैसे जब गेहूं पिसता है तो गेहूं के साथ उसके कुछ छिलके भी आ जाते हैं, और वो छिलके आटे में एज इट इज़ रह जाते हैं। या गेहूं का, हम कहते हैं गेहूं के ऊपरी जो पार्ट होता है जिसे हम चोकर कहते हैं, वो एज इट इज़ उसमें बड़े बड़े रह जाते हैं कई बार। तो उसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? सीव का या चालनी का उपयोग करते हैं। चालनी को इंग्लिश में सीव कहते हैं। तो सीव या चालनी की सहायता से जब हम दो सब्सटेंस को अलग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीविंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। चालनी की सहायता से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से हम जब चालनी की सहायता से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। अब इस चालन विधि का या इस सीविंग मेथड का यूज़ कब किया जाता है? सीविंग मेथड इज यूज्ड व्हेन, चालन विधि का उपयोग किया जाता है व्हेन वन सब्सटेंस इज स्मॉलर देन अनदर सब्सटेंस। जब कोई मिक्सचर में से एक सब्सटेंस का साइज कम हो और दूसरे सब्सटेंस का साइज ज़्यादा हो, और वी कैन से दैट बोथ द कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट साइजेज। जब दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग साइज हों तभी हम उन्हें अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक का साइज़ छोटा होगा, एक का बड़ा होगा। तो चालने में जब हम उसे छानेंगे तो जो छोटे साइज़ के होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो बड़े साइज़ के होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से हम टू कंपोनेंट्स को, टू सब्सटेंस को, दो पदार्थों को चालने की सहायता से अलग कर लेंगे। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से साइज़ में छोटा हो और दूसरा साइज़ में बड़ा हो, तब हम चालने की सहायता से दो सब्सटेंस को, दो पदार्थ को अलग कर लेंगे। ये हमारी एक 4th नंबर की मेथड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीविंग प्रोसेस, चालन प्रक्रिया में हम दो पदार्थों को चालनी की सहायता से अलग कर रहे हैं। आटे और आटे में मिला या जो चोकर है उसको हम अलग कर सकते हैं। चालनी के ऊपर बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं और चालनी के नीचे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। इस तरह आटा छानने में हम चालन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें हम एक पदार्थ
बारीक होना चाहिए, कम साइज़ का होना चाहिए, और दूसरा पदार्थ बड़े साइज़ का होना चाहिए जो चालनी के ऊपर रह जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी चालनी है, और इस बड़ी चालनी से भी हम दो पदार्थ को अलग कर सकते हैं। जो छोटा पार्टिकल है वो इन छिद्रों से नीचे गिर जाते हैं, जो बड़े पार्टिकल से वो ऊपर हो जाते हैं। इसमें गेहूं भी साफ़ किया जाता है। इस चालनी से हम मकान बनाने में भी काम में लेते हैं। जो बालू रेती होती है वो प्लास्टर के काम में आती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बालू रेती इन छिद्रों से नीचे आ जाती है। इस तरह हमें बारीक बालू रेती प्राप्त हो जाती है सीविंग प्रोसेस में। इस चैप्टर की ये हमारी 5वीं मेथड है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन हमें दोनों को एक साथ पढ़ना होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एक के साथ यदि सेडिमेंटेशन होता है तो डिकेंटेशन भी होता है, इसीलिए हम इन दोनों प्रोसेस को एक साथ पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन को कहते हैं अवसादन और डिकेंटेशन को कहते हैं निस्तारण। मीन्स अवसादन और निस्तारण दोनों एक साथ चलती हैं, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर में यदि दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए हैं और उनमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ यदि भारी है और दूसरा पदार्थ यदि हल्का है, तो पहला पदार्थ और दूसरे पदार्थ के दोनों में डिफरेंस आ जाने पर हम उसमें उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में हमें उसमें पानी मिलाना होगा। इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड, जब हम उसमें पानी मिला देंगे उस मिक्सचर में, उस मिश्रण में, तो जो भारी कंपोनेंट होंगे, जो भारी पदार्थ होंगे, जो भारी घटक होंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे जब हम उसमें पानी मिलाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसमें जब हम पानी मिला देंगे उस मिश्रण में, तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे, भारी कंपोनेंट्स होंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो पानी में ऊपर तैरने लग जाएंगे। जो वो सेटल हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट, और जो वो पानी है जिसमें वो डस्ट पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल हैं जो पानी में आ चुके हैं, इज रिमूव्ड, उनको हम अलग कर देते हैं। जब हम वो भारी पार्टिकल तो सेटल हो गए, वो तो अब हिलेंगे नहीं, जो ऊपर वाला जो पानी है जिसमें हल्के पार्टिकल्स आ चुके हैं, हल्का पदार्थ आ चुका है, उसे हम अलग कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। तो यदि सेडिमेंटेशन हुआ है तो डिकेंटेशन भी होगा, इसलिए हमने दोनों को एक साथ पढ़ा है। मिश्रण में जल मिलाने पर, वो मिश्रण कौन सा है जिसमें एक भारी पार्टिकल है और एक हल्के पार्टिकल है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को, नीचे तल में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। वो जो सेटल हो गए हैं नीचे, जो नीचे बैठ गए, उन्हें अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। बिना हिलाए जल को उड़ेलने की क्रिया को, जैसे जो ऊपर वाला जो पानी है जिसमें हल्के पार्टिकल, हल्का कचरा आ चुका है जो हमारे काम का नहीं है, तो हम उस पानी को फेंक देंगे और हमें नीचे वाला जो सेटल हो रखे हैं वो अलग मिल जाएंगे। तो जो हमने उस मिश्रण को अलग किया है, यदि हमने उसे फेंक दिया तो हमें सेडिमेंट मिल जाएगा जो नीचे तली में बैठे हुए, और यदि हमने उस पानी को अलग किसी कंटेनर में संभाल के रख लिया है तो उसे हम डिकेंटेशन कहेंगे। तो वो हमारे लिए हो सकता है उसमें हमारे कुछ यूजफुल पार्टिकल हों, जो हल्के पार्टिकल हैं जो हमें चाहिए। जैसे गेहूं में मान लो तिल्ली है, जो तिल के दाने होते हैं वो मिल गए। अब हमें गेहूं में से तिल चाहिए, तो तिल क्या होंगे? ऊपर तैर के आ जाएंगे, और वो पानी में तैर के आ गए, हमने उनको अलग कर लिया तो वो तिल हमारे काम आ गए। दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो जो पानी में जो हल्के पार्टिकल आ रखे हैं उन्हें हमने अलग किया है, उसे हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। फेंक भी सकते हैं और संभाल कर भी रख सकते हैं। हमने दोनों को क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है। इस उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपके किचन में मदर चावल और दाल बनाने से पहले उन्हें धोती हैं। तो क्यों धोती हैं? यदि चावल और दाल को हम बिना धोए बना लेंगे तो उनमें कुछ धूल के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, इसलिए उनको धोना आवश्यक होता है। अब जब हम चावल और दाल को धोते हैं तो उनमें क्या होते हैं? जो बारीक धूल के कण होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, और चावल के दाने भारी हो जाने की वजह से कंटेनर में नीचे बैठ जाते हैं, किसी बर्तन में वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, और ऊपर जो धूल के कण आ चुके हैं उन्हें हम, उस पानी को हम फेंक देते हैं। तो
वहाँ पर हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों हुआ है ना। दाल के पानी को भी हमने फेंक दिया तो जो धूल के कण थे, कचरा थे, पार्टिकल जो हल्के पार्टिकल थे वो पानी के साथ बाहर निकल गए और जो दाल के पार्टिकल्स हैं जो हैवियर हैं वो नीचे रह गए। आइए हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस मीन्स अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया को कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने देखा कि चावल और दाल बनाने से पहले धोए जाते हैं। क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि चावल और दाल में धूल के कण होते हैं, इतने बारीक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनका धोना आवश्यक होता है। अब ये धूल के कण पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी में ऊपर आ जाते हैं। और चावल या दाल जो भी दाल बना रहे हैं, जो हम धो रहे हैं, वो भारी होते हैं पानी से, इसलिए वो पानी में नीचे सेटल हो जाते हैं। ये हमारे पास दाल है और चावल है। मान लो कि हम इस दाल और चावल को बनाना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करना होगा, हमें धोना होगा। ये चावल और दाल मैंने धो लिए। धोने के लिए मान लो लिया, तो इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस में वाटर का, जल का यूज़ आवश्यक है। दो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हैं और एक सब्सटेंस पानी से हल्का है और दूसरा सब्सटेंस पानी से भारी है, तभी हम उस मिक्सचर को सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ये चावल है और इस चावल को हमने पानी डाल करके धोना चाहा तो हम ये देखेंगे कि इस चावल में इस जो धूल के कण हैं वो ऊपर आ गए हैं, इस पानी में आ गए हैं, इतने बारीक हैं कि उन्हें दिखना मुश्किल है, लेकिन पानी ज़रूर गंदा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पानी में धूल के कण आ चुके हैं। अब इस पानी को हम यदि निकालना चाहते हैं तो पहले इसे थोड़ी देर सेटल होने दें। इस सेटल जो हेवियर पार्टिकल्स हैं जो इसमें सेटल हो गए हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हमने क्या किया, हेवियर पार्टिकल्स को सेटल होने दिया विदाउट एनी डिस्टर्बिंग दिस टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए हम रख दें ताकि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो वाटर में आ जाएं। ये देखिए, ये पार्टिकल्स जो राइस के दाने हैं ये सेटल हो चुके हैं और ऊपर डस्ट पार्टिकल आ गए हैं। ये प्रोसेस तो हो गई आपकी सेडिमेंटेशन। अब हम करेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम क्या करते हैं, द वाटर इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद डस्ट। वाटर को डस्ट के साथ ही रिमूव किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसको हम रिमूव करने के लिए हम डायरेक्ट सिंक में भी डाल सकते हैं और हम डायरेक्ट इसे दूसरे किसी कंटेनर में भी ले सकते हैं। ये जो वाटर को लिया जा रहा है इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाई, डिकेंटेशन। ये दो सब्सटेंस अलग हो गए, हेवियर पार्टिकल्स मीन्स राइस अलग हो गए और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या धूल के कण हैं जो पानी के साथ इस टेस्ट ट्यूब में आ गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, ऐसे ही हम इस दाल के साथ भी कर सकते हैं। इस दाल में भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जिन डस्ट पार्टिकल्स को हमें अलग करने के लिए क्या करना होगा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया करनी होगी। इसमें भी ये लिखिए, मान लो ये दाल हम आज बनाने जा रहे हैं तो उसे हमें धोना होगा। पहले हम इसे धोएंगे। इसे धोने के लिए हम अच्छी तरह से पहले इसे हिला लेते हैं ताकि सारे पार्टिकल्स में जो डस्ट पार्टिकल चिपके हुए हैं वो वाटर में आ जाएं। अब हम इसे बिना किसी डिस्टर्ब किए सेटल होने देंगे इन पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल्स हैवियर होने की वजह से इसमें सेटल हो गए हैं और ये जो वाटर है वो पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा गंदा हो चुका है, क्योंकि इसमें वो दाल के दानों में जो धूल चिपकी हुई थी वो इस पानी में आ गई है। अब हम ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाएगी। अब हम इसमें से इस धूल के कण को इस पानी में से अलग करेंगे, तो इस पानी को अलग करेंगे इस हेवियर पार्टिकल से इसी प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम कहेंगे डिकेंटेशन। और ये देखिए, हमने इस पानी को इस दाल से अलग कर लिया है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, डिकेंटेशन। ठीक है ना। अब हम मान लो ये तो हमारे लिए नॉन यूज़फुल सब्सटेंस थे, हार्मफुल सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी या धूल के कण मिले हुए हैं। तो हमने रिमूव किए हैं इम्प्योरिटीज़ को या हानिकारक पदार्थों को या अनुपयोगी पदार्थों को हमने अलग किया है। लेकिन मान लो दो सब्सटेंस ऐसे मिक्स हो जाए जो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि हमने मिला लिया, ये चावल है और इस चावल में मान लो किसी वजह से, किसी भी कारण से, या आप 2 पैकेट एक साथ लेकर आए और इसमें ये धना है, आखा धना है,
ये जो साबुत धना है, ये साबुत धना मिक्स हो गया इसमें, मान लीजिए किसी वजह से। अब हमारे लिए दोनों ही सब्सटेंस यूज़फुल हैं, दोनों पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है। इसको हम हैंड पिकिंग से भी अलग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हैंड पिकिंग से हमें दोनों की फिजिकली डिफरेंट है, साइज़ भी अलग है, दोनों दिखने में भी अलग है, लेकिन दाने बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक दूसरे में मिक्स हो गए, 1-1 किलो पैकेट दोनों में मिक्स हो गया, तो एक हैंड पिकिंग से बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं कि जितने भी धने के पार्टिकल्स है, धने के दाने थे, धनिया के दाने थे, वो ऊपर आ गए हैं और राइस के सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। ये भी क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि अब दोनों यूज़फुल सब्सटेंस है, हमको दोनों को अलग करना है। तो अब हम इसे सिंक में नहीं डालेंगे। इसे सिंक में क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें ये सब्सटेंस प्राप्त करना है, इसलिए हम इसे दूसरे कंटेनर में ले सकते हैं। मान लो मैंने इसमें लिया, तो इसमें लेने पर ये देखिए, ये तो हो गई आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और जब मैंने इसे इसमें लिया तो इसमें मेरे को ये धने के पार्टिकल मिल जाएंगे, या ये साबुत धना मुझे दूसरे कंटेनर में मिल जाएगा, और इसमें ये राइस के पार्टिकल, ये राइस के दाने अलग हो गए हैं और धने के दाने बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये देखिए, अब इसमें एक भी धने का दाना नहीं रहा। अब ये लार्ज अमाउंट में मिल गए हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब में नहीं करेंगे, किसी बड़े कंटेनर में लेंगे, और बड़े कंटेनर में चावल और धने दोनों का मिक्सचर जो हमें मिला था, जो किसी वजह से दोनों पैकेट मिक्स हो गए थे एक दूसरे में, हम उस कंटेनर में लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालते ही जितने भी धने साबुत धना है वो ऊपर आ जाएगा और सारे चावल के दाने नीचे रह जाएंगे। फिर हम उस धने को पानी सहित किसी दूसरे कंटेनर में ले लेंगे, जिसे हम डिकेंटेशन कहेंगे, और राइस सारे एक कंटेनर में, एक बर्तन में रह गए, और धना, साबुत धना जो है वो पूरा दूसरे बर्तन में आ गया। अब दोनों में पानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका पानी हटा सकते हैं, और इसे हम सीव या चालनी की सहायता से छान भी सकते हैं, और इसे छान करके जो धना है वो चालनी में ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, जिससे हम चाय छानते हैं। और इसमें से भी हम पानी हटा देंगे, सारा पानी को छान लेंगे, और फिर इनको हम सुखा देंगे। सूखने पर चावल अलग हो जाएंगे, धना अलग हो जाएगा। तो ये था हमारा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस। इसमें हम इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं, हानिकारक पदार्थों को भी हटा सकते हैं। हानिकारक पदार्थों को हम डायरेक्ट फेंक देंगे, नॉन यूज़फुल सब्सटेंस यदि पानी में आ गया तो उसे भी हम फेंक देंगे। लेकिन यदि दो यूज़फुल सब्सटेंस, दो उपयोगी सब्सटेंस, दो उपयोगी पदार्थ आपस में मिक्स हो गए हैं, तो हम उन्हें अलग अलग कंटेनर में ले लेंगे और फिर उनका पानी छान करके अलग कर देंगे। इस तरह से हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से भी दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। यह हमने देखा कि दो पदार्थ दोनों ठोस हैं, सॉलिड हैं, दो सॉलिड सब्सटेंस को, दो ठोस पदार्थों को हमने अलग करने में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, अवसादन और निस्तारण का प्रयोग किया। तो क्या हम सॉलिड लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं? क्या दो लिक्विड सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएं तो क्या उनको भी हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? क्या दो तरल पदार्थों को जब आपस में मिक्स हो जाएं तो उन्हें हम अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरे पास सरसों का तेल है। मान लिया कि इस सरसों के तेल में पानी मिक्स हो जाता है। मान लो इस सरसों के तेल में पानी मिक्स हो गया, ये देखो, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब ये सरसों का तेल और पानी, ये दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं। इसलिए थोड़ी देर रखने पर क्या होगा, जितना भी ऑयल है वो तो सब ऊपर आ जाएगा और पानी सारा नीचे चला जाएगा, नीचे रह जाएगा। इसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, वाटर नीचे आ रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है, जल पानी नीचे बैठे जाएगा, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है ये बात कि पानी जो होता है वो तेल से भारी होता है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम कि पूरा तेल ऊपर आ जाएगा और ये पानी की एक क्लियर लेयर यहाँ पर दिखाई देगी। जब ये सेटल हो जाए, इसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, सेडिमेंटेशन। ये देखो, एक अलग ही लेयर आपको दिखाई दे रही है ऑयल की, इस तेल की आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी, क्लियर लेयर। अब हम, ये तो हो गया सेडिमेंटेशन।
जिसमें ऑयल सारा ऊपर आ गया और वाटर नीचे सेटल हो गया। अब हम डिकेंटेशन प्रोसेस करेंगे इसमें। इसको हम किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में, वैसे तेल और ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सेपरेटिंग फनल से, एक फनल होती है उसमें ऑयल और तेल को डाल देते हैं और एक नॉब होती है उसमें एक हुक निकला हुआ होता है, जिससे उसमें से ऑयल जो ऊपर की लेयर होती है वो ऑयल अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। सेपरेटिंग फनल से भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास सेपरेटिंग फनल नहीं है तो हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। अब ये देखो पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। इस ऑयल को हम धीरे से दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन पहले हो चुका है इसमें। ये प्रोसेस जो इसमें ऑयल अलग टेस्ट ट्यूब में आ रहा है इसे हम कहेंगे डिकेंटेशन। और धीरे धीरे हम पूरे ऑयल को इस तरह से अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस में हमें थोड़ा सा रुक रुक के करना होगा क्योंकि इस वाटर को सेटल होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये देखो ये ऊपर सेटल होता जा रहा है ऑयल, और इस ऑयल को हम दूसरे इसमें ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ऑयल और वाटर को अलग कर लेंगे। तो ये था हमारा अवसादन और निस्तारण, जिसमें हम दाल चावल धोते हैं, गेहूँ धोते हैं। और गेहूँ में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंकर हो जाते हैं। मिट्टी वाले कंकर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो गेहूँ को धो लिया जाता है। धोने पर क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो सारी पानी में मिक्स हो जाती है और पानी में ऊपर तैर के आ जाती है। गेहूँ सारे नीचे बैठ जाते हैं और जो ऊपर वाला पानी है जो गंदा हो जाता है मिट्टी की वजह से, उसे फेंक दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन या निस्तारण। और जो गेहूँ जो नीचे सेटल हो गए हैं इस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन। और जो गेहूँ हैं उन्हें हम कहेंगे अवसादित मिश्रण या अवसादित पदार्थ या सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अवसादन और निस्तारण दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, क्योंकि जब सेडिमेंट हमें मिलता है तो डिकेंट भी हमें मिलता है वहाँ पर, और हम उसको दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद अभी हमारी तीन मेथड्स और बाकी हैं, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद हमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। ये आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट देंगे इस चैप्टर का। ठीक है।